ठीक है, देखो तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम लोगों ने शुरू किया था, जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, वो शुरू किया था भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने बहुत तक देख लिया था, 1773 से 1853 तक आई थिंक देख लिया था, 1858 तक देख लिए थे, 1858 तक देख लिया, 1861 भी देख लिए तो भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम से शुरू करते हैं और जनरली बता दे रहे हैं कि सामान्य तौर पे एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर आता भी है भारत शासन अधिनियम इस चैप्टर से, तो एक आता है 1909, 1919 और एक आता है 1935। यही तीन से क्वेश्चन सामान्य तौर पे यही आता है, यही सामान्य तौर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो हम लोग को जो आज देखना है वो क्या देखना है, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 इसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो भारत शासन अधिनियम 1909 यानी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम। इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किसको, 1909। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1909। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले और मिंटो कौन थे, तो मार्ले और मिंटो की अगर बात करें तो मार्ले जो थे उस समय भारत में, उस समय मार्ले की बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, मार्ले। ठीक है ना। इंग्लैंड में ये भारत के राज सचिव थे, इंग्लैंड में क्या थे ये, भारत के राज सचिव। इंग्लैंड में, कहा, इंग्लैंड में ये भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव थे ये। और ये थे वायसराय, ये क्या थे, वायसराय। क्या थे ये, वायसराय थे। ये फायर हिल रहा है, ठीक है, वायसराय थे, वायसराय थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्ले कौन थे, तो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव। और मिंटो कौन थे, तो वायसराय थे, वाय उस समय के वायसराय यही थे, मिंटो थे। अब इस अधिनियम आया, यह अधिनियम आया, तो हर एक अधिनियम ये किसकी सिफारिश पे आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था, ये आया था जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे, जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर, जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह आया था। कौन सा अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था। और इस अधिनियम की बहुत बड़ी बड़ी विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये है ना कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। मुसलमानों को क्या मिल गया था, पृथक निर्वाचन का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुसलमानों को किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है, तो मुसलमानों को 1909। या फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑप्शन में 1909 देके ना दे दिया, नाम दे दिया कि मार्लो मिंटो सुधार इस तरीके का नाम दे दिया, तो भी बना लीजिएगा, है ना। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन समझते हैं ना। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि उसमें जो जनता होगी, पृथक का मतलब एक, पार्टी एक ही हो रहेगा, पार्टी एक ही हो रहेगा। ठीक है, पार्टी रहेगा, लेकिन इसमें जो मतदाता होंगे, मतदाता भी मुसलमान होगा, मतदाता भी मुसलमान। और जो चुनाव में खड़ी होगा वो भी कौन रहेगा, मुसलमान। और पता है, ये जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिल गया, अधिकार मिल गया, तो जो मार्ले मिंटो था, मार्ले है ना, मिंटो को खत लिखता है, मिंटो को क्या खत लिखता है कि हमने सांप के मुंह में दांत बोने का काम किया, सांप के मुंह में
दांत, देखो सांप काटता है, कैसे से काटता है, जीभ से तो काटता नहीं, दांत गड़ा देता है, और उसी के दांत में क्या रहता है, विष रहता है। तो मार्ले भली बात ही जानता था कि हम पृथक निर्वाचन का अधिकार दे रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो उसी में एक खत लिखता है, और खत में यह लिखता है, हमने सांप के मुंह में विष का दांत बो दिया है, विष का दांत बो दिया। ये स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिंटो ने यह कहा था कि सांप के मुंह में विष का दांत, मार्ले खत लिख के भेजा था, किसको, मिंटो को भेजा था, है ना। अब देखो क्या हुआ था ना, ऐसा जब स्थिति आया तो बहुत सारे लोगों ने इसका 1909 का भारत परिषद अधिनियम को क्या करना शुरू कर दिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम बात करें केएम मुंशी का, अगर बात करें किन का, केएम मुंशी का, तो केएम मुंशी जो थे, इनका कहना था कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को क्या कर दिया गया, दबा दिया, भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को दबा दिया गया। केएम मुंशी का कहना है कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को दबा दिया गया, दबा दिया गया। इसी में फिर महात्मा गांधी बोलते हैं, कौन, महात्मा गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का सर्वनाश हो गया, भारतीय लोकतंत्र का सर्वनाश हो गया, ठीक है ना। फिर और भी लोग, आरसी मजूमदार बोलते हैं कि ये चंद्रमा का चांद है, चंद्रमा का क्या है, ये चांद है, चंद्रमा के चांदनी जैसा, चंद्रमा के चांदनी जैसा, कि एक बार चमकेगा, मतलब चंद्रमा भी क्या है, कि चंद्रमा किनका कहना, क्या नाम बताए थे, मजूमदार के, किनका, मजूमदार, आरसी मजूमदार का कहना है कि चंद्रमा के चांदनी जैसा है। ये सब किसके वजह से सिर्फ, कि मुसलमानों को क्या मिल गया है, पृथक निर्वाचन मिल गया है, ठीक है ना। और यहीं से शुरुआत होता है सांप्रदायिक निर्वाचन, क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन। मिंटो द्वितीय का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो द्वितीय, मिंटो को माना जाता है, किसको माना जाता है, मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये होता है ना कि जाति धर्म को अलग कर दिया जाता है, मतलब कि उसी पार्टी के लोग वोट करेंगे, मतलब वही व्यक्ति वोट डालेगा, उसी उसी मुसलमान है तो मुसलमान ही डालेगा वोट भी, और खड़ा भी चुनाव में रहेगा तो मुसलमान ही खड़ा रहेगा। इसी को क्या करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब सब धर्म के लिए अलग अलग से व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। तो यहीं से शुरुआत होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का कब मिला है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम मिला, 1909 के भारत परिषद अधिनियम। देखो बजट पे इन लोग को बहस करने का अधिकार था। अब यहाँ पे बजट पे मतदान करने का भी अधिकार मिल गया था, बजट पे क्या करने का अधिकार मिल गया था, मतदान, किस अधिनियम के तहत, 1909। तो बजट में मतदान करने का, बजट में मतदान करने का अधिकार मिला, मतदान करने का अधिकार मिला, बजट में मतदान करने का अधिकार मिला, ठीक है ना। फिर विधान परिषद में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, या आप काउंटर क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं लग रहा स्टेटमेंट सही बेस्ट, तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिला, उसको रख, हटा दो, इसको रख दो यहाँ पे, बैठ जाओ इसमें, हाँ रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का क्या मिला, अधिकार मिला, ठीक है ना। अधिकार मिला सब किस अधिनियम में, 1909 के भारत परिषद अधिनियम। सरस्वती पूजा बाद मद निषेध का शुरू कर देंगे, ठीक है। मद निषेध और एईडी दोनों, मतलब दोनों याद रखना कि सरस्वती पूजा के बाद से 2 सेट चलेगा, लेकिन हाँ सेट दोपहर में एगो चलेगा, ठीक है, एगो सेट सुबह चलेगा, एगो सेट दोपहर में चलेगा। बीपीएससी अगर एईडी भरी है ना, बीपीएससी एईडी भरी है तो इसका सेट दोपहर में चलाएंगे, ठीक है, 2-2:30 बजे से, ठीक है। और मद निषेध वाला सुबह 7 बजे से ही चलेगा, ठीक है, लेकिन समय के अनुसार इसको चेंज भी किया जाएगा, ठीक है। नहीं जिसको सेट लगाना हो सेट लगाएगा, जिसको क्लास करना होगा वो क्लास करेगा, ठीक है। और जिसको क्लास करना होगा फिर वो अपना 8:30 बजे सेट लगा लेगा, उसका डिस्कशन एक दिन बाद होगा, ठीक है। चलो देखो
तो ये ध्यान देना, ये सरस्वती पूजा बाद 24-25 से शुरू कर देंगे, 24 से 25 से शुरू कर देंगे। बाजार वाजार जाएंगे, देखते हैं तो कौन बढ़िया है, फिर अपना भी पहले तो प्रीवियस ईयर सारा लगवाते हैं उसका, जितना बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर है उसको पहले लगवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर चलवाएंगे सेट उठ आगे। चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आया। तो विधान परिषद में पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार 1909 के भारत परिषद अधिनियम में दे दिया, ठीक है ना। अब जो वायसराय था, वायसराय के कार्यकारी परिषद होता था, बताए थे कि वायसराय का हेल्प करने के लिए कुछ सदस्य होते थे, है ना। तो उसमें अब भारतीय लोग को भी शामिल किया गया, भारतीय लोग को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। नहीं, वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। और पहले व्यक्ति जो शामिल हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो पहले व्यक्ति शामिल हुए थे उनका क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना। तो इतना फैक्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1909 से याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार से इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं भारत परिषद अधिनियम भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भारत शासन अधिनियम भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे समझना है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। देखो हम बोले थे कि 1858 से पहले जो भी रूल बन के आता था कंपनी के लिए बन के आता था, है ना। 1858 अधिनियम लागू होने से पहले कंपनी के लिए, तो उसको एक्ट बोलते थे या चार्टर एक्ट बोलते थे, है ना। एक्ट को अधिनियम भी बोला जाता है, इस तरीके एक्ट या चार्टर बोलते थे, यही ना था। तो कंपनी के लिए बन के आता था। उसके बाद से जब कंपनी का शासन किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में चला गया, तो फिर भारत शासन अधिनियम, क्योंकि भारतीयों को भी शामिल करना, तो धीरे धीरे लोभ देना होता है, किसी को बुलाने के लिए पहले लोभ दीजिए, है ना। स्कॉलरशिप निकाल देता है बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान, स्कॉलरशिप लोभ देने के लिए स्कॉलरशिप निकाले, ये स्कॉलरशिप की परीक्षा दीजिए, इतना % डिस्काउंट देंगे, है ना। वैसा कुछ होता नहीं है, लपेट सपेट के सब पैसा घींच ही लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना याद रखिएगा। अब आते हैं अगला जो है, आपका अगला है भारत परिषद अधिनियम के बाद आता 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तुम एग्जाम दी थी, किसने गया, फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट वाला ठीक था, ठीक था क्वेश्चन, तो सब शिफ्ट का क्वेश्चन सही है। अब आने वाला समय में भी क्वेश्चन ठीक रहेगा, जो एनसीईआरटी पढ़ा है बढ़िया से उससे रिजल्ट होगा बहुत अच्छा से, जो बहुत अच्छा से एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है। जो फैक्चुअल पढ़ा है तो फैक्ट वाला क्वेश्चन बनाएगा ही, जैसे नाटो में कितने सदस्य होते हैं इसमें क्वेश्चन बनाएगा ही। जो असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कि एनसीईआरटी नहीं है, बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, कम से कम 9-10 वाला पढ़ लेना, उसी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। नहीं कहना तो हम मिलवा देंगे बैठा के, कैसे कैसे 9 क्लास के बुक से कैसे क्वेश्चन दिया है, तो बाकी सबको कह दो मेरा मटेरियल तेरा मटेरियल, आया तो किताबें से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं आगे 1919, पढ़िएगा एक बार एनसीईआरटी किताब को, उसके बाद एक क्वेश्चन के एनालाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं छूटेगा, ठीक है। हम बढ़िया से एनसीईआरटी बोलते हैं, अभी भी बोलेंगे, अभी भी मौका, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सब लोग बोलता है कि आईएएस की तैयारी करेंगे तभी तो एनसीईआरटी, हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट, समझे। तो एनसीईआरटी को एकदम नेगलेक्ट नहीं करिए, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए कम से कम, नहीं तो आप नाइन्थ नाइन्थ का नहीं, 7, 8 और 9 का कम से कम ज्योग्राफी का ले लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, हिस्ट्री का नहीं भी लेंगे तो चलेगा, और साइंस तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी और पॉलिटी 7, 8, 9 का पढ़िएगा, 10 का कम से कम ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस। हिस्ट्री नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो किताब है उसका भी कुछ रहता है, ठीक है। पढ़ लीजिए, रेवोल्यूशन से भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री तो हो जाएगा। लेकिन ये सब चैप्टर से बनता है कॉन्सेप्ट, हम खतरनाक खतरनाक वाला जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझे। एनसीईआरटी पढ़िएगा मैं 7, 8, 9, 10 का, ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस का, इससे ज़्यादा मत पढ़िए, समझे। अरे इसमें कितना है, इसमें 10 चैप्टर है, इसमें भी 10 चैप्टर है, 10 गुने और कम है, ठीक है। पढ़िए, हो जाएगा। देखिए वहाँ पे वो पेज रख लो, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस होगा, मोटा सा बंडल टाइप होगा ना, है मोटा होगा, वो नहीं है,
कहीं रखा होगा। देखिए देखिए तो यहाँ पे है, नहीं है, नहीं है, पता नहीं होगा कहीं, लेकिन होगा, निकाल लेते हैं। खैर आइए, चलिए ध्यान देते हैं। अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, पिछले बार था ना, इस चैप्टर से ना, लेकिन हो सके 21 तारीख वाले सूची में आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आएगा। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या है समझिएगा। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं 1919। मॉन्टेग्यू ऐसे लिखा था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है, इसको समझते हैं। सेम चीज़ था, मॉन्टेग्यू भारत के राष्ट्र सचिव, इस तरीके से, ठीक है बोलिए। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। कॉपी किताब नहीं लाई है? लाई है, मतलब बिना कॉपी किताब के चला ही क्या है। इसका नोट्स है ना, दिया होगा, नोट्स मिला है ना तुम लोग को? नहीं, पहले तो पढ़ लिए तुमने जी, कैसे पढ़े? ओ, दो ही लोग थे उस समय, चलो ठीक, ठीक है। हैं? वही शादी हो गया उसका? ठीक है, ठीक ठीक, बस बस, अब उसको वायरल नहीं करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो क्या है इसमें समझिए। देखो ये 1919 में तो अधिनियम आया, लेकिन ये लागू हुआ 1921 में। लागू कब हुआ? 1921 में। लागू कब हुआ? 1921 में। और जब लागू हुआ था तो उसमें ब्रिटेन के जो पीएम थे, कहाँ के पीएम? ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। क्या नाम था? लॉर्ड जॉर्ज। ये इसलिए बता रहे हैं कि एक बार बीपीएससी इसको पूछा था, ठीक है ना, कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऐसे नहीं पूछा था, इससे पूछा था शायद कि 1921 भारत शासन अधिनियम 1921 में जब लागू हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। शायद 69th बीपीएससी, कोई बीपीएससी तो पूछा है, या 66 बीपीएससी, कोई बीपीएससी इसको पूछा है, लेकिन पूछा है, ठीक है ना। लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज थे। और इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है, देखो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था, और 1919 में सिख को मिल गया, है ना, सिख को मिल गया, ईसाई को मिल गया, है ना, आंग्ल भारतीयों को मिल गया। आंग्ल भारतीय समझ में आता है ना? आंग्ल भारतीय जिसके माता पिता में से कोई एक ओन्ने को हो, एक वेन्ने को हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो मतलब इसको भी पृथक निर्वाचन का क्या मिल गया, मतलब सिख का समुदाय अलग चुनाव करेगा, है ना, ईसाई अलग चुनाव करेगा, आंग्ल भारतीय अलग चुनाव करेंगे, मुसलमान का 1909 में मिल ही गया था, है ना। तो ये सब चीज है। ठीक है, तो सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी क्या मिल गया? पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, ये ध्यान देना। बात समझ में आया? किस अधिनियम के तहत? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत मिल गया, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम। अब देखो इसमें ये समझना है ना, यहीं से शुरुआत होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। आज हमारे यहाँ होता है ना, पहले हम बताए थे कि सिर्फ चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। याद होगा, कुछ कुछ पढ़ के आई होगी तो याद रहना चाहिए। और अभी सब बोल दे रहे हैं कि कोई भी एग्जाम आने वाला हो, हर महीना का करेंट अफेयर क्लियर रखिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, समझ रहे हैं। अब वेटेज बढ़ गया है करंट अफेयर का, वो जमाना नहीं रहा कि हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए।
बहुत रेयर हो गया। अब करेंट अफेयर को अब ये भी मैं सोचिए कि एक महीना किताब खरीदेंगे पढ़ के निपट जाएंगे, अभी से उसको प्रैक्टिस में रखिएगा ना, हम कंटिन्यू पढ़िए, करेंट अफेयर कंटिन्यू पढ़िए, कैसे पढ़िएगा आप पे डिपेंड करता है। अरे किताब एसपीडी का मंथली आता है, वो भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन पढ़िए एवरीडे करंट अफेयर, पेपर पढ़िए पेपर, ठीक है। तो अब समझिए कि हाँ, जो बता रहे थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1919 की भारत शासन अधिनियम। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब कि सभी प्रकार के जनता को, ठीक है शुरुआत किया गया, लेकिन सभी प्रकार के जनता को अधिकार नहीं दिया गया मत करने। मत समझ में आ रहा है? सभी प्रकार के जनता को, मतलब सभी प्रकार कहने का मतलब कि हमारे पास अमीर वर्ग के भी लोग हैं, हमारे पास गरीब वर्ग के भी लोग हैं। मतलब समझ में आया ना कि जो अमीर वर्ग के लोग होंगे वही क्या कर सकते हैं, चुनाव मतदान कर सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए इसको रेस्ट करें। इसमें क्या चीज शुरू किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत, ठीक। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत होता है, लेकिन सभी प्रकार के जनता को अधिकार मिला, सभी प्रकार के जनता को मतदान करने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं दिया गया? किसको दिया गया? जो अमीर वर्ग के लोग थे उन्हीं को मतदान करने का अधिकार दिया। किस अधिनियम में? 1919 का भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और था, इसमें महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया, लेकिन वही महिला जो पैसा में, तो महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार किस अधिनियम में? 1919 का, ठीक है ना। एक चीज और कि बजट पेश होता था, सिर्फ केंद्र लेवल पे बजट पेश होता था, सिर्फ केंद्रीय स्तर पे बजट पेश होता था। अब बजट को अलग कर दिया गया 1919 के भारत परिषद अधिनियम में, बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब अलग कर दिया मतलब केंद्र के लिए अलग बजट होगा, राज्य के लिए अलग होगा। केंद्र के लिए बजट अलग होगा, राज्य के लिए बजट अलग होगा। देखो 1860 से 1919 तक, 1860 से 1919 तक बजट जो पेश होता था, पूरे एक ही बजट पेश होता था, और पूरे वर्ष तक वैसे ही पेश हुआ 1860 से 1919 तक। इसको ध्यान रखना, 1860 से 1919 तक पूरे एक बजट हो, पूरे भारत वर्ष के लिए एक ही बजट होता, लेकिन 1919 में तो क्या कर दिया गया, अलग कर दिया, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग कर दिया गया, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसमें और एक चीज किया गया, क्या कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की। जैसे आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर। अब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आज केंद्र में है ना संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के तहत? केंद्र में द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किया है ना, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किया। द्विसदनीय व्यवस्था इसको कह सकते हैं, या द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान लाया। विधायिका समझते हैं क्या होता है? जहाँ पे विधि बनाया जाता है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका जिसको पालन करवाता है, न्यायपालिका जिसपे न्याय दिलाता है, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह प्रावधान लाया गया। प्रावधान क्या लाया गया समझिएगा, इस प्रावधान को, इस प्रावधान को समझिए। तो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, जिसको बोले हम लोग, एक बोले केंद्रीय विधानसभा, क्या बोले? केंद्रीय विधान
सभा, और एक बोले हम लोग राज्य परिषद। क्या बोले? राज्य परिषद। राज्य परिषद, ये जो केंद्रीय विधानसभा था इसको हम लोग निम्न सदन कहते थे। क्या कहते थे? निम्न सदन कहते थे। जो राज्य परिषद है इसी को हम लोग क्या कहते थे? उच्च सदन कहते थे। क्या कहते थे? उच्च सदन कहते थे। केंद्रीय निम्न सदन में 144 सीट था। कितना सीट था? 144 सीट था। जो उच्च सदन था इसमें इसमें सीटों की संख्या जो था, इसमें सीटों की संख्या यानी सदस्य संख्या जो भी है 60 था। कितना सीट था? कितना सीट था? 60। कितना सीट? 60 सीट था। इसमें जो पहली बार हुआ 104 को निर्वाचित हुआ। कितना निर्वाचित होना था? 104 निर्वाचित, और इसमें 34 को, इसमें कितना? 34 निर्वाचित, 34 को निर्वाचित। ठीक है। इसमें 40 सदस्य मनोनीत, 40 सदस्य मनोनीत, 40 सदस्य मनोनीत, और इसमें 26 सदस्य मनोनीत। कितना सदस्य? 26 सदस्य मनोनीत, 26 सदस्य मनोनीत होना। ठीक है ना। इसका कार्यकाल 3 वर्ष। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? इसका कार्यकाल 3 वर्ष का, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? कार्यकाल 5 वर्ष का। बात समझ में कुछ आया? कि केंद्रीय विधानसभा की स्थापना और राज्य परिषद की स्थापना, या राज्य विधानसभा की। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन, राज्य परिषद को उच्च सदन। इसमें सीटों की संख्या 144, इसमें सीटों की संख्या 60। इसमें टोटल कितना निर्वाचित? 104। इसमें 34। इसमें मनोनीत कितना होगा? इसमें इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष। बात समझ में आया? तो ये चीज बना जो आज हम लोग के यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक? कितना टाइम भी बताना, कितना लग रहा है? तो यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो देखो, अब आइए आगे क्या हुआ। आगे चल के, आगे चल के यही लोकसभा बन गया था। आगे चल के ही लोकसभा बना, और ये आगे चल के राज्यसभा बना। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन कहाँ लाया गया? प्रांतों में द्वैत। प्रांत में, प्रांत उस समय प्रांत मतलब राज्य को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। द्वैत शासन समझ में आता है ना? तो इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन लाया गया। प्रांत में द्वैध शासन लाया। किस अधिनियम के तहत? 1919। इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन लाया गया। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दयार्थी। पुस्तक का नाम क्या है? दयार्थी। क्या नाम है पुस्तक का? दयार्थी। इसके लेखक है लियोनस कार्टियस। कौन है? लियोनस कार्टियस। लियोनस, लियोनस कार्टियस, लियोनस, इसके लेखक है ये लियोनस कार्टियस। एक दयार की पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? लियोनस कार्टियस। और लियोनस कार्टियस ने द्वैत शासन को विस्तार पूर्वक समझाया है। किस पुस्तक में? दयार की ने समझाया। ठीक है ना। और इसीलिए इनको प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी माना जाता है। किनको? लियोनस कार्टियस। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किससे माना था, किसको बताएगा? लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस। और इस अधिनियम के तहत यह भी किया गया, यह भी प्रावधान किया गया कि काम करने के विषय को 2 भागों में बांटा। एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, है ना? हस्तांतरित, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम के तहत काम करने के कैटेगरी को 2 भागों में, मतलब काम करने के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। 1919 एक बांटा गया आरक्षित, और एक बांटा गया, अरे आज जो हम लोग बोलते हैं संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची, है ना? तो उसी प्रकार से उस समय ये था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित का मतलब क्या? उसमें हस्तक्षेप कर सकता है इधर आदमी, है ना? आरक्षित का मतलब कि ब्रिटेन वाला ही या ब्रिटिश सरकार ही उसमें से फेरबदल कर सकता है। बात समझ में आया? ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है 1919,
इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है, याद रखना। लोक लेखा समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919। ठीक है। 1853 तक सिविल सेवा का परीक्षा कहाँ होता था? लंदन में। कहाँ होता था? लंदन में। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ होगा? भारत में भी होगा। कहाँ होगा? भारत में भी होगा। और इसको 1919 में क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। जो लंदन में होते आ रहा था, कहाँ होगा? भारत में भी। समझ में आया? और पहली बार भारत में 1922 में कब हुआ? 1922 में हुआ, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और उस समय से लगातार होते आ रहा। बात समझ में आया कुछ? क्या बोले कि पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का जो हुआ था किस अधिनियम के तहत भारत में स्वीकार किया गया? 1900। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम भारत में भी हो किस अधिनियम के तहत? 1919। ठीक है ना। अब इसी को देखने के लिए कमीशन का गठन किया गया, जिसका नाम था ली कमीशन। क्या नाम था? ली कमीशन। कौन सा कमीशन? ली कमीशन। ली कमीशन। ली कमीशन। ठीक है, 1926 में। कब? 1926 में ली कमीशन का गठन किया। किस चीज का? ली कमीशन। नहीं, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और यही ली कमीशन के तहत एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था लोक सेवा क्या आयोग। लोक सेवा आयोग 1926। ली कमीशन के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926। 1926। ठीक है ना। अब ये किस लिए आया पता है? ये इसलिए आया था कि जो भारत परिषद अधिनियम में इतना सारा जो प्रावधान लाया गया है, ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, यही जांच करेगा। यही जांच करने के लिए इसका गठन किया गया। किसका गठन? ली कमीशन का गठन किया गया। ली कमीशन का गठन किया गया। ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे 1927 में 1900 साइमन कमीशन का गठन। किसका? भारत कब आया? 1928 में, एक साल बाद। किस 27 में आता है भारत? एक साल बाद ही आता है ना। सबके सब कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य था। सबके सब क्या कौन था? अंग्रेज था। और इस समय सब अंग्रेज था। सब बोला कि सब संविधान हम लोग का बनेगा सब अंग्रेज के अनुसार बन जाएगा। इसीलिए साइमन गोवा का नारा भी। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, जारी, है ना। तो जारी किया तो उस समय गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 1931, 1900, है ना। और यही तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पे एक भारत शासन अधिनियम फिर आया जिसको कहते हैं 1935 का भारत शासन। अगला जो पढ़े हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1935 का भारत शासन। यहाँ तक बात समझ में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? तो वोट देने का अधिकार किसमें मिला था? लेकिन सभी प्रकार के युवाओं को नहीं। संपत्ति के या योग्यताओं के बेसिस पे, अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो उस बेसिस पे वोट दे सकते हैं, या फिर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उस बेसिस पे आप वोट दे सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत परिषद 1900। ठीक है ना। ये सब चीज़ था तो क्लियर हो गया। और कुछ है तो बताने लगे। और क्या बताएं? ठीक। साइमन आयोग आया। ठीक है। साइमन 1927 में गठन होता, नवंबर 1927 में। 1928 में भारत आता है। ठीक है, तो बता ही दिए। फिर रिपोर्ट अपना 1930 में पेश करता है। इसमें गोलमेज सम्मेलन होता है 30-31, बस यही बेसिस पे गठन होता है किसका? भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम लोग पढ़ते भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न सदन को यहाँ आगे चले क्या कहा गया? लोकसभा। राज्य परिषद को यहाँ आगे चले क्या कहा गया? राज्यसभा। निम्न सदन में सीटों की संख्या कितना था? 100। उच्च सदन में सीटों की संख्या 60। निम्न सदन में कितने निर्वाचित होने थे? उच्च सदन में कितने निर्वाचित होने थे? 34। निम्न सदन में कितने मनोनीत होने थे? उच्च सदन में कितने मनोनीत थे? 26।
इसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? उच्च सदन कार्यकाल कितने? 5 वर्ष। ठीक है ना। किस पुस्तक में प्रांत में द्वैत शासन की जानकारी मिलती है? दयार्की। दयार्की के लेखक कौन है? लियोनस मार्टियस, है ना। ली आयोग का गठन किस लिए किया गया था? 1919 का जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है ना। क्या है? क्या है? चल ध्यान दे। भारत शासन 1935। उन्नीस सौ पैंतीस। ठीक है। अब आइए भारत शासन अधिनियम 1900 इसको पढ़ते हैं क्या है। नहीं करना फिर अकेले। चल देखो इसमें क्या है, पता तो चल ही गया कैसे गठन हुआ कि सभी तीनों गोल में सम्मेलन हुआ, उसके बाद भारत शासन अधिनियम उसी के आधार पे लागू हुआ। ठीक है ना। और माना जाता है कि भारतीय संविधान में जो अधिकतर संविधान का जो स्रोत है सब कहाँ से है? ज्यादातर सब 1935 से। जब ये पारित हुआ था ना तो उस समय पीएम जो थे ब्रिटेन के, उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था स्टैनली। क्या नाम था? स्टैनली। ये याद रखिएगा। ठीक है ना। स्टैनली। क्या नाम था? स्टैनली। स्टैनली। स्टैनली नाम। क्या नाम था? स्टैनली। स्टैनली याद रखिएगा। स्टैनली ब्लाटविन कुछ ऐसे करके नाम। ये स्टैनली से याद रखिएगा, इतना ही बता है। पूछता है इसीलिए बता रहे हैं कि 1900 क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है तो पूछ सकता है ना। तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हो रहा था तो पीएम के ब्रिटेन कौन थे? स्टैनली। स्टैनली कौन थे? और 1935 में तो आया लेकिन लागू हुआ 1936 में। लागू कब हुआ? 1936 में लागू हुआ। लागू कब होता है? 1936। लागू 1936 में। अब ये भी जब आया था ना सब इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस को किया ही क्या था, मुस्लिम लोग भी इसका बहिष्कार किए। लोगों का कहना ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यह पंडित जवाहर जवाहरलाल नेहरू, है ना, यह अनेकों ब्रेक वाला इंजन रहित शासन अधिनियम है। इंजन रहित नहीं, ऐसा कुछ नहीं जानता, ऐसे समझ गया। बिना इंजन वाला होगा, अनेकों ब्रेक वाला, लेकिन इसमें इंजन नहीं। अब बताओ, इंजन रहेगा तभी ना गाड़ी आगे बढ़ेगा। आज उनको बोला है कि यह भारत शासन 1935 आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, बिना अनेकों ब्रेक वाला, बट इसमें इंजन नहीं, काम करने वाला आगे जाएगा फंस जाएगा, ये आगे जेबे नहीं करेगा, पास से नहीं। ऐसा किनका कहना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना। ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारे लोग था कि गुलजारी लाल नंदा का भी एक था कि ये एक पत्र दे दिया गया है, इस तरीके कुछ था। स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। फिर कहा गया था गुलामी का एक और पत्र दिया जा रहा है, गुलामी का एक और पत्र दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका बहिष्कार करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहना है कि पूर्णता से हम लोग के मौत के मुंह में डाला जा रहा है। इस तरीके से स्टेटमेंट सिर्फ किसको लेकर के आया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर आया। अब आते हैं इसकी विशेषता पे। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इस अधिनियम को 1935 के भारत शासन अधिनियम, देखो क्या था कि ब्रिटिश प्रांत और उस समय देसी रियासत भी हुआ। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, बोला गया कि दोनों को मिला करके भारतीय संघ बनाया जाना, यानी भारत एक पूर्णता बनाया जाना
यानी ब्रिटिश को भी और देसी रियासत को, ब्रिटिश का जो भी प्रांत है और देसी रियासत जो अपना राजा महाराजा अपना शासन प्रशासन कर रहे हैं, सबको मिला करके एक भारत का भारतीय संघ बनाना, क्या बनाना है, भारतीय संघ बनाना, निर्माण किया जाएगा। लेकिन देसी रियासत भारतीय भारत में शामिल होने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। देसी रियासत भारत में शामिल होने से क्या कर दिए, इनकार। मिशन हो गया थोड़ा सा क्या। फिर आगे चल के ये आया, इसमें दूसरा चीज ये आया, दूसरा विशेषता कि दलित महिलाओं हो, क्या हो, चाहे वो दलित महिला हो, मजदूर हो, मजदूर हो या अदर कोई भी हो, सबको मत देने का अधिकार दिया है, मत देने का अधिकार दिया है। किस अधिनियम में, 1900, देखो 1919 में भी मत देने का अधिकार दिया गया, संपत्ति के बेसिस, योग्यता के बेसिस पे। महिला को भी मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन किस बेसिस पे, संपत्ति के बेसिस पे और योग्यता के बेसिस पे। 1935 में भी मत देने का अधिकार दिया गया, इसमें किसको दिया गया, दलित महिला हो, मजदूर हो, ये सब वर्ग को मत देने का अधिकार दिया गया। मत नहीं, सॉरी, पृथक निर्वाचन का, सॉरी सॉरी, मत नहीं, पृथक निर्वाचन, क्या, पृथक, सॉरी सॉरी मिस्टेक हुई, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। समझना ध्यान से। 1909 में किसको दिया गया, मुसलमानों को। 1919 में किसको दिया गया, सिख, ईसाई और, बोलो तुम क्या नहीं बोलती है जी, न पढ़ी तुम, आगे बैठो। 1935 में किसको दिया गया, दलित महिलाओं को। नहीं समझ में आ रहा है, बोलती कहीं नहीं, कहला बोलेंगे हैं, याद करेला बोलेंगे और कहला बोलेंगे, दलित महिलाओं को दिया गया, दलित महिलाओं को, ये सब ध्यान देना, ठीक है ना। बताना कि बजट पेश हो रहा था, ठीक, पूरे बजट पेश हुआ ना, बजट पे बहस करने का सिर्फ अधिकार, बजट पे सिर्फ बहस करने का अधिकार एक बार दिया गया, सिर्फ बहस कर सकते हैं, मतदान नहीं कर। देख रहे सीक्वेंस बता रहे हैं, सीक्वेंस 1909, 1919, 1900, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। बजट पे भी बताए थे, है ना, 1892 था कि 52 था, बताओ कुछ याद है, 1892 में बहस करने का अधिकार दिया गया था, 1892 में बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया था। और फिर 1909 में क्या करने का अधिकार दे दिया गया, उस पर मतदान करने का अधिकार दिया गया, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं, मतलब सीक्वेंस हम लोग काम अपना धीरे धीरे कर, कौन लोग, ब्रिटिश, है ना। कि और देखो 1919 में केंद्र में द्वैत शासन था, कोई केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, आगे नहीं लाया गया ना। फिर 1935 में क्या करते, राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था, 1935 भारत संसद अधिनियम, राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था, यानी राज्य विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। नहीं समझ में आया। 1919 में क्या था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, अभी तुरंत ना पढ़ाएंगे, केंद्र में उच्च सदन और निम्न सदन। 1935 में राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, जिसको विधानसभा और विधानसभा विधान परिषद। और इसमें यह कहा गया, इसमें यह चीज प्रधान आया कि 1935 में ना द्वैत शासन को समाप्त किया गया और प्रांत से हटाकर कहाँ लगा दिया गया, केंद्र में, कहा, केंद्र में लागू कर दिया। बात समझना कि 1935 भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन को समाप्त किया गया, प्रांत में लगा हुआ था, प्रांत से हट करके कहाँ लग गया, केंद्र में लागू किया गया, ठीक है ना। और प्रांतीय स्वायत्तता की इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, नहीं, प्रांतीय स्वायत्तता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आंतरिक तौर पे काम तो हम ही करेंगे, आंतरिक तौर पे काम तो हम ही करेंगे, लेकिन बाह्य तौर पे इस पे अधिकार किसका रहेगा, ब्रिटिश का। मतलब कि नियम कानून आप ही बनाइए, लेकिन अधिकार किसका रहेगा, इसी को कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का अधिकार दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब खुद से करिए, आंतरिक तौर पे आप ही जिम्मेदार है, लेकिन बाह्य तौर पे उस पर अधिकार कौन करेगा, ब्रिटिश। बात समझ में आ रहा है ना, यही था किस अधिनियम में,
1935 का भारत रत्न अधिनियम। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे बिहार झारखंड है, ठीक है, बिहार झारखंड है। इसमें ये था, मतलब बिहार झारखंड एग्जाम्पल लेते हैं कि आंतरिक तौर पर हम काम कर सकते हैं, हम अपने अंदर जो भी काम करना है, लेकिन अधिकार किसका रहेगा? अंग्रेजों का। ठीक, समझ में आया? फिर आगे कि प्रांत में भी जब द्विसदनीय व्यवस्था है तो चुनाव भी होगा। द्विसदनीय व्यवस्था है तो चुनाव होगा ना, विधानसभा विधान परिषद का गठन हुआ तो चुनाव भी होगा। तो 1937 1937 में चुनाव भी हुआ। कहाँ? प्रांत में या केंद्र में? प्रांत, प्रांत, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताना कि पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, कुछ बता सकती हो? आजादी से पहले। हम्म। अच्छा एक बताओ, अभी तुरंत पढ़ा है, कितने वर्ष के लिए था लोकसभा पहले? 3 वर्ष। 1920 में हुआ, 1919 के बाद शासन अधिनियम। दिमाग लगाओ, उसी में चुनाव है ना। अब 1919 में गठन हुआ तो 1920 में होगा पहली बार। फिर 3 वर्ष बाद 1923, फिर उसके बाद 1926। इस तरीके से लगातार होता है। पहली बार 1920। काम पूछ रहे, केंद्र पूछ रहे, लोकसभा का चुनाव पूछ रहे हैं। क्या छोड़ो, ठीक है। ठीक, तो चुनाव 1937 में चुनाव प्रक्रिया शुरुआत होता है प्रांत में। उसके बाद न्याय दिलाने के लिए न्यायिक कार्य हेतु न्याय संघीय व्यवस्था का शुरुआत होता है, संघीय न्यायालय का गठन होता है, संघीय न्यायालय का गठन, न्याय दिलाने हेतु 1937 में ये भी गठन है, ठीक है ना। फिर भारत को बर्मा से अलग करके बनाया जाता है, यही तो भारत शासन अधिनियम 1900। सब इम्पोर्टेंट चीज, सब इम्पोर्टेंट, बात समझ में आया? हम्म? एक चीज याद रखना, टोटल 11 राज्य था। 11 राज्य में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत के समय किया गया था। किस अधिनियम के? 1935 अधिनियम के। 6 राज्य का नाम याद रख भी सकते हो, नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन अब वाला याद रखना, अब वाला याद रखना, ठीक है, कि अभी कहाँ कहाँ द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में, याद रखना। और इसमें कुछ है, संघीय न्यायालय की 237 में बता दिए, बर्मा को अलग कर दिया। बर्मा किसको कहता है पता है ना? म्यांमार को बर्मा कहते थे। किसको? म्यांमार को बर्मा कहते थे। उसी को 1937 में क्या कर दिया गया? अलग। किस अधिनियम के तहत? किससे अलग किया गया? भारत से अलग किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो यही था तुम्हारा भारत शासन अधिनियम। क्या हो गया? खत्म। ठीक है, तो इतना पढ़ो, तो याद करो। हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, संविधान का निर्माण। जो विकास था, विकास की प्रक्रिया था, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ लेना, लॉर्ड माउंटबेटन का योजना आता है, ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू।